हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JDS एजुकेशन अकेडमी। सो आज हम इस वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 टर्म 2 है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया, जहाँ पे हम इजी वे में इस पूरे चैप्टर को दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे। सो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि हमारे चैनल मेनली SST को डेडिकेटेड है। सो यहाँ पे एकेडमिक्स की तैयारी करवाई जाएगी आपको। सो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इससे पहले मैंने टर्म 2 के मैप बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आपके तीन मार्क के क्वेश्चन आने वाले फ्रेंड, सो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपके लिए टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है, जहाँ पे आप जाके जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको सेम PDF आपको इजीली हैंड रिटन नोट्स मेरे दोस्तों अवेलेबल हो जाएंगे। सो आप टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ जाइएगा। हाँ, वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। सो चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स नेशनलिज्म इन इंडिया। सो सबसे पहले बात आती है कि नेशनलिज्म का मतलब क्या है। सो नेशनलिज्म का मतलब सिंपल है, आइडेंटिफिकेशन विद द वंस ओन नेशंस एंड सपोर्ट्स फॉर इट्स इंटरेस्ट स्पेशली टू द एक्सक्लूजन्स और द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द अदर नेशन। मतलब नेशनलिज्म का मतलब सिंपल है दोस्तों कि अपने देश को सपोर्ट करना। सिंपल, अगर मैं बात करूँ, आप इंडियन हैं और एक पाकिस्तान के पर्सन है, पाकिस्तानी है, तो अगर बात करेगा कि भाई इंडिया पसंद है आपको या पाकिस्तान, तो डेफिनेटली इंडिया वाला या इंडिया को पसंद करेगा, फेवर करेगा, और पाकिस्तान का पर्सन पाकिस्तान। अब ऐसा तो हो नहीं सकता आप इंडिया के हैं और आप पाकिस्तान की बेटा बारिश करें। सो इट्स नॉट पॉसिबल ना। सो सिंपल है, नेशनलिज्म का मतलब सपोर्ट्स फॉर योर ओन कंट्री, राइट। और अगर दूसरे वे में कहें तो एडवोकेट और सपोर्ट फॉर द पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ द पर्टिकुलर नेशन और पीपल। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी नेशनलिज्म इन इंडिया स्टार्ट कहाँ से हुआ, अगर हम बेस की बात करें, सो इंडिया की बात करें फ्रेंड, तो नेशनलिज्म का थॉट कहाँ से आया, तो आपको पता है इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म वॉज क्लोजली लिंक्ड टू एंटी कॉलोनिज्म मूवमेंट, है ना। कि नेशनलिज्म की जो वर्ड है इंडिया में कहाँ से आया, एंटी कॉलोनिज्म मूवमेंट। अब कॉलोनिज्म क्या है, कॉलोनियल मूवमेंट क्या है फ्रेंड, आपको पता है इंडिया पे पहले ब्रिटिश का रूल था और ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, हम पे राज कर रहे थे। सो कॉलोनिज्म का मतलब सिंपल है, प्रैक्टिस बाय विच अ पावरफुल कंट्री कंट्रोल अनदर कंट्री इन ऑर्डर टू कम लीडर, है ना। सो एक ऐसी कंट्री जो दूसरी कंट्री पे राज करता है, तब वो क्या कहलाता है, कॉलोनियल रूल। तो ये नेशनलिज्म की फीलिंग दोस्तों उनके अगेंस्ट जब हमने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया तब आया, यानी एंटी कॉलोनिज्म मूवमेंट से स्टार्ट हुई नेशनलिज्म की फीलिंग। सो द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डेवलप अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल बीइंग अप्रोच्ड अंडर द कॉलोनिज्म प्रोवाइडेड अ कॉमन बॉन्ड ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। और इससे क्या हुआ दोस्तों, एक हमारे अंदर यूनिफिकेशन की भावना है, नेशनलिज्म की भावना है कि हमें अपने देश को बचाना है, तो हमें साथ मिलकर ब्रिटिशर से लड़ना पड़ेगा। अलग अलग ग्रुप्स के लोग इकट्ठे हुए, है ना, उन्होंने अलग अलग दोस्तों मूवमेंट चलाए, है ना, लाइक सत्याग्रह हो गया, है ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, खिलाफत मूवमेंट हो गया, हो ना। उसके बाद आपके देश फाइनली क्या हुआ दोस्तों, आज़ाद हुआ। सो दिस इज़ द बेस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हमारी वीडियो दोस्तों पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। सो नाउ दिस इज़ द बेस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। नाउ इसके बाद करते हैं हम सबसे पहला टॉपिक आपका इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या रहा है इंडिया पे। सो देखो, increase in the defense expenditure of British Army was financed by the introducing income tax and increasing taxes in India। एक पहला तो ये इम्पैक्ट पड़ा कि भाई डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा ब्रिटिश का, है, ब्रिटिश आर्मी का। उससे क्या हुआ, मैनेज करने के लिए उन्होंने क्या किया, इनकम टैक्स को बढ़ा दिया, है ना, इंडिया में। और सेकंड क्या इम्पैक्ट रहा, थ्रू द वॉर ईयर प्राइजेज इंक्रीज डबल बिटवीन द 1913 to 1918 एंड कॉज हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। सेकेंड इम्पैक्ट क्या रहा कि यहाँ पे प्राइस जो था गुड्स के वो डबल रेट में बढ़ना स्टार्ट हुआ ड्यूरिंग द 1930 to 1918, जिससे क्या हुआ, इससे आम पीपल को क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई। इसके साथ साथ थर्ड इन्फ्लुएंस क्या हुआ, फोर्स रिक्वायरमेंट इन द विलेजेस, विलेज में ज़बरदस्ती लोगों को फोर्सेज में भर्ती करना स्टार्ट कर दिया। क्रॉप क्या हुआ था, फेल हो गया था इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, रिजल्टेड इनटू द फूड शॉर्टेज। क्रॉप्स फेल होने की वजह से, फसल सही होने की वजह से क्या हुआ, फूड शॉर्टेज आ गई थी। 12 to 13 मिलियन पीपल डाइड ड्यू टू द फेमाइन एंड एपिडेमिक। 12 से 13 मिलियन जो पीपल्स है वो डाइड, मर रहे थे फेमाइन से, एपिडेमिक की वजह से, फूड शॉर्टेज की वजह से, बीमारी की वजह से। बट लोग फिर भी सोच रहे थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होगी, कंडीशन ठीक हो जाएगी, है ना, एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब लोग क्या चाह रहे थे कि इसको चेंजेस होना चाहिए। सो रिजल्ट क्या आया दोस्तों, अ न्यू लीडर अपीयर्स एंड द एडवाइज न्यू मेथड ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। सो अब नए नए लीडर आए उभर के। आपको पता है पहले, सबसे पहले कौन आता है लीडर, सबसे बड़ा महात्मा गांधी कम बैक टू इंडिया इन 19 जन 1915, ठीक है ना। 9 जनवरी को 1915 में गांधी जी सबसे पहले इंडिया आते हैं।
स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स सत्याग्रह। सो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होगा, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले गांधी जी आते हैं, उन्होंने 9 जैन 1950 को इंडिया वापस आते हैं। कहाँ से आते हैं तो आपको पता है शायद साउथ अफ्रीका से आते हैं, है ना। और वो मेथड यूज़ करते हैं, ही यूज़ द नोबल मेथड ऑफ मास एग्नेशंस अगेंस्ट द रेसिस्ट रिजाइम्स देयर, है ना। आपको पता है वहाँ पे ब्लैक और वाइट के बीच में लड़ाई चल रही थी, तो उसको जीत कर उस लड़ाई को आते हैं फ्रेंड। इस नाम से जाना जाता है सत्याग्रह। क्लियर है। सो द आइडिया ऑफ सत्याग्रह बेसिकली क्या है फ्रेंड, कि इफ़ देयर इज द कॉज वॉज द ट्रू स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस एंड द फिजिकल फोर्सेस वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर। कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई दबाता है, तो जरूरी नहीं कि आप उसे मारो या उससे लड़ो, आप बिना लड़े भी लड़ाई जीत सकते हो। दैट इज कॉल्ड सत्याग्रह। कैसे, तो विदाउट सीकिंग रिवेंज और बीइंग एग्रेसिव, बिना लड़े, बिना बदला लिए, बिना एग्रेसिव हुए। सत्याग्रह ही कुड बीन अ बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, है ना। बिना वायलेंस किए आप क्या कर सकते हो, जीत सकते हो। और उस आइडिया का नाम क्या है फ्रेंड, सत्याग्रह। तो इंडिया में आते ही सबसे पहले गांधी जी ने 3 एक्सपेरिमेंट किए थे सत्याग्रह पे। गांधी जी अर्ली एक्सपेरिमेंट इन सत्याग्रह, आपको पता है 1917 में सबसे पहले क्या होता है, चंपारण आते हैं फ्रेंड आपको बिहार में 1916 में, और प्लांटेशन सिस्टम को लीड करते हैं। चंपारण सत्याग्रह बेसिकली क्या है, बिहार टू लीड द प्लांटेशन वर्कर अगेंस्ट द ऑपरेसिव ऑफ प्लांटेशन सिस्टम। उसका सेकंड लड़ाई लड़ते कहाँ है दोस्तों, आपको पता है खेड़ा गुजरात, है ना। खेड़ा सत्याग्रह जैसे बोला जाता है, ये क्या है बेसिकली, खेड़ा सत्याग्रह। सो गुजरात टू सपोर्ट द पेशेंट डिमांड ऑफ रिलैक्सेशन फ्रॉम रेवेन्यू एंड द पेशेंट वर अफेक्टेड बाय द क्रॉप फेलियर एंड द प्लेग एपिडेमिक। बेसिकली क्या था आपका, नॉन रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है। इस लड़ाई लड़ती है। और जो तीसरी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ते हैं दैट इज़ कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह, है ना। आपको पता है 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होता है, तो इसको सपोर्ट करते हैं गांधी जी, टू सपोर्ट द मूवमेंट ऑफ कॉटन मिल वर्कर 1918 में। तो ये भी कहाँ है, गुजरात में। तो सबसे पहले 3 लड़ाई लड़ी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट गांधी जी ने एंट्री करते हैं, चंपारण मूवमेंट, ठीक है, पेशेंट प्लांटेशन सिस्टम, खेड़ा सत्याग्रह, और आपका लास्ट है अहमदाबाद गुजरात कॉटन मिल वर्कर। तो ये 3 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपका मैप बेस्ड में भी यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा फ्रेंड। मेनली आपका कॉटन मिल वर्कर का डिमांड क्या था कि 35% सैलरी बढ़ाई जाए और मेडिकल फैसिलिटी दी जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। सो नाउ सत्याग्रह आपको पता ही है डेफिनेशन क्या है, सत्याग्रह इज द प्योर सोल फोर्स, ट्रूथ इज द वेरी सब्सटेंसेस ऑफ सोल, दैट इज वाई दिस फोर्स इज नोन इन सत्याग्रह, ठीक है। Now this is the definition of सत्याग्रह। Now next topic is Rowlatt Act 1990, आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था। नाउ आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ से रॉयल्ट एक्ट, कि रॉयल्ट एक्ट क्या है। सो रॉयल्ट एक्ट बेसिकली इसने इंट्रोड्यूस किया था, नेम आफ्टर द ब्रिटिश जज जो सर सिडनी थे, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था रॉयल्ट एक्ट। सर सिडनी, ध्यान रखिए क्या थे, जज थे। सो ये रॉयल्ट एक्ट क्या है देखते हैं। पहला पॉइंट है, दिस एक्ट हैज़ बीन पास्ड यूरेडली, ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। एच यू होगा, उसके बाद RREIDLY, यूरेडली पास थ्रू द इम्पेरिकल लेजिस्लेटिव काउंसिल इंस्पायर्ड द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर। ये जो लॉज होता है रॉयल्ट एक्ट, ये वहाँ के जो सर सिडनी जज होते हैं वो पास करते हैं जल्दबाजी में। जो वहाँ की शाही गवर्नमेंट होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, वो जल्दबाजी में पास कर देती है ना। जबकि जो इंडियन मेंबर होते हैं वो अपोज करते हैं इसका फिर भी। एंड सेकंड है, इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू द स्टॉप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। ये मेनली रॉयल टैक्स किस लिए बनाया जाता है, ताकि जो ये सत्याग्रह वगैरह चल रहा है या जो मूवमेंट चल रहा है उसे रोका जाए, है ना, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रोका जाए। और ये क्या अलाउ करती है रॉयल टैक्स के थ्रू, इट अलाउ द डिटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट द ट्रायल्स फॉर द 2 ईयर, कि बिना किसी कारण के भी किसी को भी 2 साल के लिए जेल में भेजा जा सकता है। सो दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ रॉयल एक्ट 1919 पास बाय द सर सिडनी जज। क्लियर हो गया फ्रेंड, आप इंसिडेंट ध्यान रखिएगा। अब इसके लिए लोग क्या करते हैं, अपोज करते हैं, और जिसकी वजह से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हैपन होता है, दैट इज़ जलियांवाला बाग इंसिडेंट हैपन ऑन 13 अप्रैल 1919। आपको पता ही होगा दोस्तों, ये अमृतसर पंजाब में ये इंसिडेंट होता है ना, जहाँ पे जो लीडर होते हैं वो कौन होते हैं, जनरल डायर होता है। और तो आपको पता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, गांधी जी स्टार्ट करते हैं ये मूवमेंट। गांधी जी वांटेड द नॉन वायलेंट सिविल डिफेंस मूवमेंट अगेंस्ट द सच अनजस्ट लॉ, है ना। स्टार्टिंग विद द स्ट्राइक ऑफ 6 अप्रैल को गांधी जी स्ट्राइक स्टार्ट करते हैं, रैली स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं वेरियस सिटीज़ में, है ना। वर्कर वेंट टू द स्ट्राइक ऑन द रेलवेज, वर्कशॉप,
शॉप्स क्लोज डाउन हो जाता है ना। इसके अलावा आर्म्स विद द पब्लिक रिस्पॉन्सेज ऑफ द फेयर द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विसेज सच एज रेलवेज टेलीग्राफ, ये सबसे लोग अपनी जॉब छोड़ना स्टार्ट करते हैं। 10 अप्रैल को क्या होता है, ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड ओपन द पीसफुली प्रोसेसन प्रोवोकिंग द वाइड स्प्रेड अटैक ऑन द बैंक पोस्ट ऑफिस इन द रेलवेज। ठीक है, 10 अप्रैल को लोग अमृतसर में ओपन फायर कर देते हैं जहाँ पे लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। और 13 अप्रैल को जो मार्शल लॉ लगा होता है आपका अमृतसर पंजाब में, जहाँ पे लोग मेला देखने भी आए होते हैं, आपको पता ही है। मार्शल लॉ वॉज इम्पोज इन द जनरल डायर टू कमांड 13 अप्रैल द in famous Jallianwala Bagh incident took place on the day the large crowded had gathered there and some had came to the protest against the government new repressive measure। तो कुछ लोग तो वहाँ पे अमृतसर में मेला देखने आए होते हैं, लेकिन कुछ लोग अप्रोच करने भी आए होते हैं, बट वहाँ पे मार्शल लॉ लगा होता है ऑलरेडी। तो जनरल डायर ओपन फायर ऑर्डर देते हैं जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। ठीक है, सो आपको पता ही है फ्रेंड। अदर हैज़ केम टू दैट एंड ऑफ एनुअल बैसाखी फेयर उस टाइम पे लगा होता है एंड पीपल फ्रॉम द विलेजेस वर अनअवेयर टू द मार्शल लॉ। और जो वहाँ के लोग थे वो मार्शल लॉ के बारे में नहीं पता होता कि वहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है। ठीक है, यानी इकट्ठा होना लोगों को गुनाह है। सो एज द न्यू जलियांवाला बाग स्प्रेड क्राउड टुक ऑन द स्ट्रीट एंड मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स देयर वाज अ स्ट्राइक क्लेस्ड विद द पुलिस अटैक एंड द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। सो अब फाइनली वहाँ पे ओपन फायर हो जाता है जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स हेल्ड ऑन 13 अप्रैल 1919। सो दिस वाज द जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स। अब यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू दोस लोग बहुत ज़्यादा हंगामा स्टार्ट कर देते हैं। लाइक पीपल वर फ्लॉज बी विलेज अराउंड द गुजरवाला इन द पंजाब नाउ इन पाकिस्तान। ये गुजरवाला जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है अब। वर बॉम्ब वॉचिंग वॉलेंस स्प्रेड महात्मा गांधी टुक प्लेस मूवमेंट बैक। और लोग बहुत ज़्यादा वॉलेंस स्टार्ट कर देते हैं, जिसको देखते हुए जो गांधी जी हैं वो अपना सत्याग्रह मूवमेंट वापस ले लेते हैं ना। अब क्या होता है कि अब ये मूवमेंट तो वापस होता है। सो एक नए मूवमेंट के लिए फॉर समथिंग विग वी नीड हिंदू और मुस्लिम टुगेदर। तो अब कुछ नया करने के लिए या फिर हमें क्या कह सकते हो, अपने देश को आज़ाद दिलवाने के लिए हमें क्या चाहिए, जो हिंदू और मुस्लिम से उनको इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी था। तो यही एक मौका गांधी जी को मिलता है, वो कब मिलता है, खिलाफत इशूज़। तो ये टॉपिक हम दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल में पहली बार हैं फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट लिख करके जरूर बता दीजिएगा फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो कितनी जल्दी मैं आपको आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड करूँगा। तो आप कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सेकंड टर्म एग्जामिनेशन फ्रेंड।